Please subscribe the channel and press bell icon for notification. वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु का नया ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां होंगे आपके सवाल और उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। बहुत स्वागत है सर आपका। एंड होप कि अब एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक थोड़ा अपना असर फिर से दिखा रहा है, तमाम चीज़ें फिर से एक बार थोड़ा सा डरा रही हैं, लेकिन उन सब के बीच सब कुछ सुरक्षित है और सब कुछ सेहतमंद है। तो चलिए हम आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा प्रश्न भी यहीं से आएगा दरअसल, इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई कि हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान ही मार्केट ने एक जिसे कहें इन्वर्टेड वी कर्व सा शेप लिया, राइट। तो अब क्या जब फिर से इस तरह की बातें होने लग गई हैं कि थोड़ा डर आ गया है, लॉकडाउन जैसी भी कई जगह बातें हो गई हैं, तो इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे आप कैसा इंपैक्ट देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली लोगों के दिलों में डर तो है ही इस चीज का कि वापस हम लोग क्या लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस बार जिस तरह से ये सेकेंड वेव इसे बोल सकते हैं आप, तो कि इस तरह से आई है कि काफी लोगों को चपेट में ले लिया है इसमें, और बहुत फास्ट, मतलब इस बार ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत कंटीजियस है। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब इस तरह तैयारी कर रही हैं कि या तो लोगों को अवेयर करा जाए कि अभी उनको इस चीज के बारे में थोड़ी एहतियात बरतनी, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही इजी ले लिया था कि अब तो खत्म हो गया है सब, लेकिन ये सडनली जो सेकंड वेव आई है ये फर्स्ट से भी बहुत फास्ट चल रही है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आप देखेंगे तो हर बिजनेस पे पड़ा है, और उसमें रियल एस्टेट कोई अछूता नहीं है। रियल एस्टेट में यही है कि अभी 31 मार्च तक तो स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपको स्टैम्प ड्यूटी का इफेक्ट था, तो काफी अच्छा गया है ये क्वार्टर, बल्कि ये मंथ बहुत अच्छा गया है। और इसी की तरह और भी सिटीज में रियल एस्टेट का जो हमने यूफोरिया देखा था, जो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू रहा है कुछ हद तक। लेकिन हाँ, लोग तैयारी कर रहे हैं वापस की, अगर ये लॉकडाउन हो जाता है तो किस तरह से रहेगा। तो डेफिनेटली अप्रैल से इसके ऊपर इफेक्ट दिखना शुरू होगा, क्योंकि जो भी सोप्स थे वो विड्रॉ हो जाएंगे, और बाद में अब ये वापस पेंडेमिक का जो हम लोगों को डर हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अनसर्टेन बात अभी हालात हैं कि आगे क्या होगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही है कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन अगर लगता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अनसर्टेन है, लेकिन जो लोग अभी तक खरीद रहे थे, अभी हमने वो धीरे धीरे हमें स्लो होता हुआ दिखेगा, और सभी देखेंगे कि अभी 15 अप्रैल तक या इस अप्रैल के महीने में किस तरह से अपना पूरा सिनेरियो बनता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो इस मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में बन चुका है, तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो डेफिनेटली ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा सारी इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट मार्केट को, और फ्रॉम हियर ऑन हम लोग देखेंगे कि काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन सब डिपेंड करता है कि पेंडेमिक किस तरह से कंट्रोल में कर पाते हैं, और ये अप्रैल का महीना उसके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। राइट। तो लॉकडाउन की जहां तक बात है, उम्मीद तो कम की जा रही है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन एज सच जो हमने पहली बार देखा था या पिछली बार देखा था वैसे होने के चांसेस कम है। हाँ, सेंटिमेंट किस हद तक प्रभावित होते हैं ये जरूर देखना होगा, और उसका प्राइजेस पर किस तरह का इम्पैक्ट आता, तो ये शायद जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होगी तभी हम उसको देख पाएंगे उस तरीके से। लेकिन फिलहाल हमारे पहले कॉलर सुधीर साहू साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कैसे मदद करें हम आपकी। विपिन जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ और इसकी वजह से मुझे काफी बेनिफिट भी मिलता है। और सर, मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, गेरा इंपेरियम राइज, हिंजेवाड़ी में, पुणे में। ठीक है। 2017 में। Okay. और उसका पोजीशन था दिसंबर 2019 को। Okay. बिल्डिंग बन के तैयार है, सारे अप्रूवल्स तैयार हैं, और उसको ओसी नहीं मिल रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट का जो 2 MIDC एंड PMRDA का टसल चल रहा है बीच में, कि दोनों का कुछ तो भी है। हम लोग सर 95% पैसा हम लोग दे चुके हैं। बिल्डर बोलता है मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं कोई कंपनसेशन दूं। तो कस्टमर को क्या करना चाहिए ये स्थिति में? ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये एक उलझा हुआ सा मामला लग रहा है, किसका फॉल्ट निकाले किसका नहीं। बिल्डिंग बन के तो तैयार है लेकिन ओसी नहीं आ रहा। डेवलपर का कहना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और उधर 2 अथॉरिटीज के बीच का झगड़ा है। लेकिन इधर सुधीर साहू साहब जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे अटक गए हैं। वाकई क्या करना चाहिए? तो असलम साहब, क्या समाधान इनको हम बता सकते हैं फिलहाल?
विपिन जी देखिए, अगर ये पूना की बात कर रहे हैं और अगर ये किसी और डेवलपर के बारे में बोलते तो डेफिनेटली हम लोग उस पर कुछ डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट गेरा का है और गेरा अपने आप में एक बड़ा रिनाउंड नाम है पूना में, और जितना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी अपने जो उनके कस्टमर्स हैं हमेशा उनके हित में काम किया है और कभी ऐसा नहीं किया है कि किसी के साथ कुछ उन्होंने या तो कोई केस हो या कुछ नाइंसाफी टाइप्स हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही हमने सुना है। उनका एक बड़ा इज्जत से नाम लिया जाता है मार्केट में। रोहित गेरा जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पूरा मैनेज कर रहे हैं, काफी उनकी रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं डेफिनेटली वो पीएमआरडीए और एमआईडीसी के बीच में, क्योंकि हिंजेवाड़ी में लोकेटेड प्रोजेक्ट है, तो उसके चलते हुए जरूर कुछ इश्यू रहा होगा और इशू है भी, वो हम जानते हैं, उस पर डिटेल में बात करने की इस टाइम जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है साहू साहब, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। डेवलपर के साथ मुझे लगता है कि आप जैसे अगर और भी लोग हैं तो आप लोगों को सबको मिलके मिस्टर रोहित गेरा से जाके बात करनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत ही सुलझे आदमी है और डेफिनेटली कुछ वे आउट इसमें देंगे। ये बिल्कुल बात सही है कि ये बहुत उलझा हुआ मामला है कि किसको आप ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद बोला है कि 2017 में आपने लिया और 2019 का पोजीशन था, तो बिल्डिंग उन्होंने अपने टाइमली बनाई है, लेकिन ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक में फंस गया है। तो डेफिनेटली इसका वो भी खुद अपनी तरफ से ट्राई कर रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। तो मुझे मेरा एडवाइस यही होगा, इसको ज्यादा मैं आपको ये नहीं कहूंगा कुछ लीगल आप उसमें कुछ करें या किसी उसमें पढ़े। बेटर यही रहेगा कि आप डेवलपर से मिलें जाके, अगर आप जैसे और लोग हैं तो कुछ ग्रुप जाके मिले, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल है हमारे पास और वो है अमित शर्मा साहब का। आपने दिल्ली से भेजा और आप पूछना चाहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे का गौर यमुना सिटी प्रोजेक्ट आपने देखा है, 45 लाख में 110 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट मिल रहा है, 5 साल में कितने अप्रिसिएशन की उम्मीद है, आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं? तो सर, यमुना एक्सप्रेसवे एक समय में हमने इसके बारे में काफ़ी बातचीत की और वहाँ पर हर तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध थी, उसमें से काफ़ी सारी प्लॉटिंग्स की थी। अभी 110 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह का अप्रिसिएशन अगले 5 साल में ज़मीन में देखेंगे इस इलाके में, ये जानने की इच्छा है। मुझे लगता है कि एक राइट टाइम है इस टाइम इनको, बिकॉज इनके जैसे काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यमुना एक्सप्रेस के आसपास काफ़ी इन्वेस्ट किया था जब इसके बारे में बात होनी शुरू हुई थी, और बीच में काफ़ी मुसीबतों में वो फंसा, लेकिन अभी सब चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं। पूरा यमुना एक्सप्रेस वे काफ़ी डेवलप हो रहा है। आई थिंक वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाने से उसकी और आगे जाके उस पूरे इलाके की काफ़ी तरक्की होगी। और आपने जो डेवलपर चुना है गौर, वो अपने आप में एक रेपुटेड नाम है और उनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं पूरे एनसीआर में, और अच्छा उनका रिजल्ट रहा है हमेशा से। तो मुझे लगता है ये आपने एक अच्छा चॉइस है आपका, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए। और जिस तरह से हम इस पूरे एरिया का, पूरे यमुना एक्सप्रेसवे का फ्यूचर देख रहे हैं, उसके चलते हुए अच्छे अप्रिसिएशन की उम्मीद है इसमें। मार्केट काफी चेंज हो गया है 5 साल में। अभी हम रियल एस्टेट में हमेशा बात करते हैं कि होराइजन 5 साल का नहीं है, लेकिन होराइजन अगर आपका 5 साल से 10 साल तक है तो डेफिनेटली आप क्यूमुलेटिव अराउंड 5 से 7% के अप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर इसमें देख सकते हैं, और फ्यूचर इसका अच्छा ही दिखता है। तो मुझे लगता है इस पे आपको एक अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब अगली हमारे कॉलर हैं ममता पाटिल साहब, फोन लाइन पर उपलब्ध हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते। एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए जो फ्लैट परचेस करना था, तो आई स्टे पुणे, लेकिन मैं हैदराबाद में 5 साल थी। तो मुझे आप गाइड कर सकते हो कि अप्रिसिएशन के हिसाब से मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हैदराबाद और पुणे? ओके, बड़ा अच्छा सवाल है ममता जी आपका कि एप्रिसिएशन के लिहाज से हैदराबाद या फिर पुणे, दोनों अपने अपने टाइप के। और आपने क्या कहा, इस वक्त आप पुणे में रह रही हैं, राइट? यस जी, ठीक है। तो असलम साहब, एक बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है ये कि आप पुणे में हैं, एप्रिसिएशन के लिहाज से अब इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं तो पुणे बेहतर शहर होगा या फिर हैदराबाद? क्योंकि दोनों ही शहर तो अपने आप में शानदार है, लेकिन एप्रिसिएशन कहाँ बेहतर आएगा? देखिए, आपका एप्रिसिएशन का जवाब देने से पहले आई थिंक ये बताना बेटर है कि
एक एज अ रूल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जहां आप प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें, रेगुलर इंटरवल्स में उसे जाके देख सकें, जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे बेच सकें, या जो भी उसमें अगर आप कुछ करना है तो आप उसमें कर सकें। तो मेरे व्यू में पहला आंसर तो यही होगा कि आपको, क्योंकि आप पूना रहते हैं, अगर आप हैदराबाद रहते तो मैं आपको हैदराबाद बोलता एज द फर्स्ट आंसर, और अगर आप पुणे रहती हैं तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आपको पुणे ही देखना चाहिए। कंपैरिजन वाइज हैदराबाद पुणे बोथ सिटीज अपने आप में बहुत ज्यादा टॉप सिटीज में गिनी जाती हैं इंडिया की। दोनों में ही जो मेन रीजन है उनकी ग्रोथ का वो आईटी है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं दोनों, और काफी काफी और भी चीजें वहाँ पे जो आप चाहे उसे पढ़ाई ले लीजिए या आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, दोनों एक से बढ़कर एक है। हैदराबाद डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर है पूना से, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एप्रिसिएशन हमने देखा है कि इस तरह से प्रॉपर्टीज में नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें सब कुछ होते हुए भी उसके अपने रीजंस हैं। लेकिन पूना में आप डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करती हैं तो पूना अपने आप में अभी भी ग्रो कर रहा है। उसमें बहुत सारे एरियाज हैं पूना में जो अभी भी काफी ग्रोथ की तरफ हैं, और काफी एरिया में ग्रोथ हो चुकी है, तो वहाँ एप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन अभी भी जो आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना है, अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो दोनों तरफ ही आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, जो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आप एंट्री कर सकती हैं और फ्यूचर में आपको अच्छे एप्रिसिएशन मिल सकते हैं। ममता जी, अगर आप लाइन पर हैं तो आपने पुणे में गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट देखा है, राइट? यस सर, महाड़ुंगे नियर हिंजेवड़ी। जी, समझ गया। ठीक है, तो काफी प्रचार प्रसार भी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का किया था एक वक्त में, तो सर ये प्रोजेक्ट कैसा है निवेश के लिहाज से? बिल्कुल, जैसे मैं बोल ही रहा था आपको कि ईस्ट और वेस्ट में काफी ऑप्शंस हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो महालुंगे एक अपने आप में एक बानेर एनेक्स करके एरिया डेवलप हो रहा है, जो वेस्ट में काफी प्रोमिनेंट एरिया है, और वहाँ पे अच्छी दो बड़ी टाउनशिप डेवलप हो रही हैं, गोदरेज का ही है और दूसरा बीटीपी का। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। दोनों ही अपने आप में काफी अच्छे हैं, और गोदरेज अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। तो अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। ऑलराइट, तो ममता जी आपके लिए यही सलाह। और ऊपर से आपने जो प्रश्न था आपका, पुणे में आपने घर देखा और हैदराबाद में आपने प्लॉट देखा, क्योंकि इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जवाब दिया कि प्लॉट के साथ एक बड़ा इशू ये रहता है कि आपको उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होती है, नहीं तो उसके साथ कोई भी विवाद जुड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। किसी तरह के अवैध कब्जे की बात आ जाती है और तमाम चीजें, तो जिस जगह आप रह नहीं रहे शायद आपको वहां देखभाल करना मुश्किल है। जैसा असलम साहब ने कहा कि इस वक्त आप पुणे में हैं, तो पुणे में ही प्रॉपर्टी बेटर है। आपने जो प्रोजेक्ट देखा है वो एक शानदार और अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी पसंद कर रहे हैं तो उसके साथ आगे जा सकते हैं, लेकिन जो आपका वृहद या बड़ा सवाल था कि हैदराबाद या पुणे, तो आपके लिए चॉइस रहेगी पुणे, जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देगी और पीस ऑफ माइंड भी। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर नीलेश चोपड़ा जी भी फोन लाइन पर आ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कल्याण में प्रॉपर्टी देख रहा था, तो 3-4 इधर तो विजिट कर चुका हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा इशू है आज की तारीख में पोजीशन को लेके। ओके। जिस बिल्डर ने खड्डा नहीं खोदा है वो भी बुकिंग ले रहे हैं, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके काम रुक जाता है। तो यही देख रहा था कि कौन सी बिल्डर की वहाँ पे गुडविल अच्छी है, जो अपन अंडर कंस्ट्रक्शन में भी वहाँ पे उनके साथ जा सकते हैं कि अपने रिस्क ना रहे वहाँ पे। ओके, कोई प्रोजेक्ट आपने देखे हैं फिलहाल? जी, साकेत का देखा है, दुर्गा इंपीरियल है और दावकर है। ओके, ठीक है। तो नीलेश जी का सवाल असलम साहब यही है कि एक 2 BHK तो इन्हें लेना है कल्याण में, और ऐसा हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन और या ये जो जिस फेज की हम बात कर रहे थे, वहां पे कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और बड़े अट्रैक्टिव कीमत पर भी है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है कि प्री लॉन्च में आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि डेवलपर्स को पैसा चाहिए था, इसलिए एक बढ़िया कीमत पर उन्होंने सेल तो किया। तो उसी तरह की कुछ दुविधा इनके मन में है कि, और ऊपर से कल्याण जहां पर कि एकदम ग्रेड A के डेवलपर आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, या इन्होंने जो प्रोजेक्ट देखे हैं वो वहां के लोकल डेवलपर्स ही हैं, तो किस पे भरोसा करें और किस हिसाब से जज करें? विपिन जी, आपका कहना ठीक है। कल्याण एक्चुअली जबकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, जो वहाँ का स्टेशन है वो 4th बिजिएस्ट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन इंडिया का, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो वैसा नहीं हुआ है कल्याण का। आप चाहे ईस्ट लें या वेस्ट, दोनों ही साइड मतलब इफ नॉट
ऐसा उभर के नहीं आया है। जबकि आप देखेंगे तो डोंबिवली और शील फाटा एरिया जो कि बहुत पास है कल्याण के, वो काफी अच्छे डेवलप हो गए हैं और अच्छे मुंबई के काफी बड़े बड़े डेवलपर्स उस एरिया में हैं। तो इसी से चलते इनके सवाल का जवाब भी है कि अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है और आपको बिल्कुल श्योर होना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि पोजीशन आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने में यही डर है कि बाद में वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, प्री लॉन्च में जाएं या ना जाएं, तो हम हमेशा से बोलते हैं कि प्री लॉन्च में तो डेफिनेटली हम अवॉइड करने की बात करते हैं टिल द टाइम, क्योंकि प्री लॉन्च के टाइम हमने देखा है काफी टाइम रेट अच्छा होता है लेकिन डेवलपर के पास सारे अप्रूवल्स नहीं होते हैं। तो बिना अप्रूवल के, तो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के आपको बिल्कुल नहीं जाना है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो एस्टैब्लिश डेवलपर हो चाहे वो न्यू डेवलपर हो। सेकेंडली, अगर आपको इस चीज को भी सबसाइड करना है कि आपको किसी ऐसे डेवलपर इन्वेस्ट करना है कि जहाँ श्योरिटी रहे थोड़ी, जहाँ पे आप कुछ बात को लेके थोड़ा सा उस पर चांस ले सके, तो मेरा आपको व्यू यही होगा कि आप डोंबिवली और शील फाटा वाले एरिया में ट्राई कीजिए, वहाँ पे लोढ़ा का अपना प्रोजेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। दोस्ती का प्रोजेक्ट है, रुनवाल का प्रोजेक्ट है, आई थिंक उसके अलावा भी और काफी अच्छे नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं और वो कल्याण से काफी दूर नहीं है। तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड के चलते अगर आपको रखना है तो इन एरिया में आप जाइए, आपको ज्यादा ट्रैवल टाइम नहीं है वहां से। बट मेरी राय ये होगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कल्याण में किसी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करने में, और जो कि जायज भी है, तो बेहतर है कि आप किसी एक रिनाउंड डेवलपर के साथ विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कीजिए। थोड़ा सा आपको एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ट्रैवलिंग टाइम में, पर अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो इन बड़े डेवलपर के साथ कीजिए जहाँ पे एटलीस्ट आपको श्योरिटी है कि डिलीवरी हो जाएगी और उनको आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। जी, चलिए, हमारे पास अब एक ईमेल है और वो है मुकुल साहब का। आप पूछना चाहते हैं कि न्यू कल्याणी नगर पुणे में स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने पर राय चाहिए, निवेश के उद्देश्य से प्रॉपर्टी से कितना रिटर्न कमाया जा सकता है। तो अगेन यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस है असलम साहब, और स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक वक्त में हमने देखा था कि स्टूडियो अपार्टमेंट की काफी चर्चा होने लग गई थी, लेकिन हाल फिलहाल स्टूडियो अपार्टमेंट्स को लेकर क्या ट्रेंड है और खासतौर पे पुणे में उनकी कैसी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट फ्लक्स आता है वहां पर। तो जरूर आप बताएं कि क्या करना चाहिए, स्टूडियो अपार्टमेंट एक बेहतर निवेश का ऑप्शन होगा? आपका कहना सही है कि एक टाइम में स्टूडेंट फ्लक्स के चलते पूना में काफी एक ट्रेंड आया था स्टूडियो अपार्टमेंट्स का, काफी डेवलपर्स ने लॉन्च भी किया था। बट अभी पहली बात, पोस्ट कोविड अभी सोसाइटी काफी स्ट्रिक्ट हो गई है और हमने कोविड के टाइम भी देखा था और कोविड के पोस्ट कोविड भी हम देख रहे हैं कि वो लोग ज्यादातर क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट ज्यादातर या तो बैचलर्स लेते थे या स्टूडेंट्स एक दो लोग मिलके लेते थे, तो वहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत रहती है अपने आप में। अगर कल्याणी नगर में ये ब्रह्मा कॉप का बोल रहे हैं या जो स्टूडियो अपार्टमेंट में, डेवलपर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, और क्योंकि वो कल्याणी नगर से थोड़ा सा ऑफ है, बहुत ही हल्का, मतलब उसको कल्याणी नगर में ही काउंट किया जाता है, तो प्राइसिंग कल्याणी नगर के हिसाब से अच्छा भी है। बट हाँ, ये एक आपको देखना पड़ेगा कि बाद में आप उसे डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो मेरे को लगता है आप उसको रेंटल पे देंगे, तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में आप उसे रेंटल में देंगे तो आप जैसे कि अभी पूना में पूरा ट्रेंड ही चल रहा है कि आप कपल्स, मतलब मैरिड कपल्स को ही दे पाते हैं, सो उसके चलते हुए थोड़ा सा आप रिटर्न पे ध्यान रखिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अच्छा है इसमें, डेवलपर अच्छा है, लोकेशन अच्छा है। जहाँ तक रिटर्न की बात है तो रेसिडेंशियल का रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है बनस्पत कमर्शियल एसेट के। अराउंड 2 to 3% का आपके इन्वेस्टमेंट पे ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न आ सकता है इसमें। राइट, तो मुकुल साहब, आई थिंक बहुत ही क्लियरली असलम साहब ने बता दिया कि स्टूडियो अपार्टमेंट लेने में पुणे के अंदर इस वक्त क्या क्या प्लस और माइनस है। अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह के आपको यील्ड मिलेंगे, किस तरह के आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया, और साथ ही एयर डेवलपर और एरिया के बारे में भी बातचीत पूरी तरह से साफ है। अब डिसीजन लेना आपके हाथ है। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं ऑनलाइन। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट एक ईमेल और है हमारे पास, ले लेते हैं क्योंकि समय बचा है थोड़ा कम, और यह है किशोर कुणाल साहब का। आप पूछना चाहते हैं 25 लाख का बजट रखते हैं और रेंटल रिटर्न कमाने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में दुकान या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, किस में निवेश बेहतर होगा? तो एक बार फिर असलम साहब, स्टूडियो अपार्टमेंट की बात आई है, लेकिन साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिससे कंपैरिजन होता है, और ये भी इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है और रेंटल इनकम कमानी है।
बिल्कुल मेरी राय इसमें एकदम क्लियर है कि देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक आपके बजट में अगर आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है या आपको एक कमर्शियल शॉप मिल रही है या ऑफिस मिल रहा है, तो मेरा वोट कमर्शियल ऑफिस और शॉप को जाएगा, क्योंकि उसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। रेंटल्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं होता है। जैसे मैंने पिछले सवाल में जवाब में बोला था, 203% ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम होता है आपको। लेकिन कमर्शियल ऑफिस में आप मिनिमम 5 से 6% तो रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आपके बजट में आपको ऑफिस या रेंटल शॉप मिल रहा है तो आपको शॉप या ऑफिस में जाना चाहिए। चलिए, बड़ा ही क्लियर कट आंसर था यहाँ पर किशोर साहब आपके लिए कि अगर आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट चुनना है या एक फिर शॉप चुननी है कमर्शियल, तो डेफिनेटली कमर्शियल शॉप में ही इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। रेंटल इनकम भी अच्छी आएगी और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा होगा। चलिए, इसी के साथ इस हफ्ते के लिए तो वक्त हो गया है समाप्त, लेकिन जाने से पहले मसलन साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शक के सवालों के जवाब दिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विपिन जी, मैं ये बस एक क्विकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम शुरू में बात करी थी, तो आपका जो प्रॉपर्टी का जो महाराष्ट्र में एंड हो रहा है, ये स्टैम्प ड्यूटी का, मुझे लगता है कि ये सभी दर्शकों के लिए है कि इसकी सफलता को देखते हुए सारे डेवलपर्स पैन इंडिया इस तरह की स्कीम करना चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस नहीं कर रही है, तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे चेन्नई, आप लोग जाके डेवलपर से इस टर्म्स में बात कर सकते हैं। वो मोर देन हैप्पी है आपको इतना डिस्काउंट देने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में दिया था। आपको जाके बात करनी चाहिए और अभी भी काफी मौके हैं आपको प्रॉपर्टी खरीदने के। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें जरूर लिखिए pg@moneycontrol.com पर, या कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.